नमस्कार। यदि आप एक ऐसी फसल की तलाश में हैं जो कि कम समय पर ज़्यादा उत्पादन दे और ज़्यादा मुनाफा दे, तो वो फसल है दोस्तों खीरा। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि खीरे से हम कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसमें जो समस्याएं आती हैं जैसे कि कीटों की समस्या, फंगस की समस्या, हम उससे कैसे निपट सकते हैं। और इस वीडियो पर अंत में हम ये जानेंगे कि भैया खीरे की फसल की टॉप वैरायटी कौन सी है। दूसरा हम ये भी जानेंगे कि गर्मियों के समय पर खासकर हम देखते हैं कि खीरा कड़वा हो जाता है, तो हमारा खीरा कड़वा ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वीडियो में ये जानेंगे। कुछ किसान भाइयों का सवाल भी है कि भैया हम खीरे पर स्टिकिंग करें या फिर ना करें, खासकर गर्मियों के समय पर, तो उस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खीरे का उत्पादन हमें यदि अच्छा लेना है तो हमें बेसल खाद की आवश्यकता होती है। तो बेसल खाद में यदि हम देखें तो भैया हमें डीएपी 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलो और साथ में एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा 50 किलो आपको ले लेनी है। इसके साथ में आप सल्फर बेंजोएट को भी लेंगे। सल्फर बेंजोएट की मात्रा 5 किलो से लेकर 10 किलो तक आप रख सकते हैं। बोरान भी आपको लगेगा, तो बोरान आपको कम से कम 1 केजी से लेकर 2 केजी तक इसमें डाल देना बेसल खाद के रूप में। इसको डालने के बाद फिर रेजर चला दें और रेजर चलाने के बाद ड्रिप लाइन बिछाने के बाद मल्चिंग कर दें। मल्चिंग आप देखें कि आपको 25 माइक्रोन करनी है या 20 माइक्रोन करनी है। वो ऐसे निर्धारित होता है कि यदि आप एक ही फसल लेना चाहते हैं तो आप सस्ती मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उसी बेड पर हम दोबारा कोई फसल लें तो फिर आपको कम से कम 25 माइक्रोन की मल्चिंग इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। खीरा को लगाने का सही समय है 15 फरवरी। 15 फरवरी के बाद जब भी आप खीरा लगाते हैं तो अंकुरण संबंधी समस्या जो ठंड के समय पर ज़्यादातर आती है वो आपकी नहीं रहती है। आपको नर्सरी भी नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट सीड लगाना है। डायरेक्ट सीड की मात्रा लगभग 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक आपको लगती है। 1 एकड़ पर लगभग आपको 7,000 से लेकर 8,000 तक पौधों की आवश्यकता होती है। कभी कभी ये देखते हैं कि खीरा हमारा जर्मिनेट नहीं हो पाता काफ़ी जगहों पर, तो उसके लिए हमें गैप फिलिंग करनी होती है। उस समस्या का एक निदान हमारे पास ये है कि भैया हम जब लगाते हैं तो एक होल पर सिंगल सीड लगाते हैं और दूसरे होल पर हम डबल सीड लगाते हैं। तो यदि कोई सीड हमारा नहीं भी जर्मिनेट होता है तो हमारा काम हो जाता है, वही बेल जो है वो उस पर आ जाती है। तो इस तरीके से भी आप जो है पौधों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सीड की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। लगभग 100 ग्राम सीड आपको 1 एकड़ पर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तीसरी बात है भैया ये कि जब हम खीरा लगाते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं, चाहे वो फंगस संबंधी हो चाहे फिर कीट संबंधी हो। फंगस संबंधी समस्याओं में पाउडर मिल्डी की समस्या और डाउनी मिल्डी की समस्या। जब हमारा पौधा निकलता है तो उस समय पर डंपिंग आप की समस्या, ये समस्याएं आती हैं। तो डंपिंग आपके लिए आपको रेडेबल गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे के माध्यम से भी और ड्रिप के माध्यम से भी, यानी कि डंची के माध्यम से। और ड्रिप पर आप रोको पाउडर को लगभग आधा किलो छोड़ देंगे जैसे ही हम सीड लगाते हैं उसके बाद, तो आप देखेंगे डंपिंग की समस्या नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नमी को मेंटेन करना पड़ेगा। नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको जब सिंचाई करनी है तो देखना पड़ेगा कि भैया उस पर सिंचाई की आवश्यकता है या फिर नहीं है। ये बात पाउडर मिल्डी के लिए और डाउन मिल्डी के लिए आपको स्प्रे करने पड़ते हैं। पाउडर मिल्डी का हम देखें तो स्कोर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, रोको पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, M45 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो फंगीसाइड है यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर मिल्डी समस्या आपकी नहीं आती है, आती भी तो वो कंट्रोल हो जाती है। डाउनी मिल्डी के लिए आपको समय समय पर रेडोमिल गोल्ड है, M45 है, COC है, जैम्प्रो है, इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। एक्रोबेट कंप्लीट का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। खीरे की फसल पर जो भी समस्या आती है उन्हीं के निदान के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है, जैसे कि खाद आपको कौन सी कब चलानी है, कीटों को कैसे कंट्रोल करना है, फंगस को आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। ऐसे ही में टमाटर, मिर्च, बैगन, करेला, फूल गोभी, इनके लिए भी ई बुक लिखी हुई है। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और इसके ऊपर जो नंबर चल रहा है वहां से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कीटों में अगर हम देखें तो हमें व्हाइट फ्लाई की समस्या भी आती है, थ्रिप्स की समस्या, हरे मच्छर की समस्या, ये सारी समस्याएं आती है। और एक समस्या है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। आपके जो फल रहते हैं वो सड़ जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। तो उसके नियंत्रण की मैं आपको बताऊं कि जैसे कि व्हाइट फ्लाई की बात करते हैं तो व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स के लिए आप समय समय पर इमेडाक्लोपिड यानी कि कॉम्पिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिडाम्प्रोपिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, थाइमेथाक्सम यानी कि एक्ट्रा का इस्तेमाल आप करते हैं, तो आपकी फसल पर ये उड़ने वाले पतंगों की समस्या नहीं रहती है। इल्लियों की समस्या यानी कि फ्रूट फ्लाई की समस्या के लिए आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्लीको का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने के बाद भी फ्रूट फ्लाई कंट्रोल नहीं होती है, उसके लिए आपको जैविक नियंत्रण करने होते हैं। जैविक नियंत्रण में फेरोमोन ट्रैप का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए फ्रूट फ्लाई के लिए। मैं आपको बताता हूँ वो कैसा रहता है।
देखिए ये हमारे हाथ में आप देखेंगे ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, ये उसकी ल्यूर है। ल्यूर का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ग्लास आप देख रहे हैं तो इसके अंदर ये ल्यूर लगती है और इसको फिर हम इसे ऐसे लगा देते हैं और एक एकड़ पर लगभग 10 कम से कम हमें इसे लगाने होते हैं। और इसको लगाने के बाद फिर हम इसमें जो हमारे खूंटे होते हैं, जो स्टेकिंग खूंटे होते हैं, वहाँ पर हम इसे ऐसा टांग देते हैं। तो ये जो आप होल देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होल पर यहाँ से मक्खियाँ अंदर घुसती हैं और यहीं वो ट्रैप हो जाती है। वो इसलिए आते हैं कि ये जो ल्यूर होती है वो अंदर रहती है इसकी, ये आप देख सकते हैं, ये जो ल्यूर अंदर रहती है इस पर एक महक होती है, महक के कारण मक्खी यहाँ पर आती है अंदर और वहीं पर ट्रैप होकर मर जाती है। तो इस तरीके से आप जो फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें जैसे हमने पुरानी फसल पर निकला हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये है स्टिकी टैप, इसे स्टिकी टैप बोलते हैं। ये नीला है, एक पीले कलर का भी आता है। ये जो है आपकी वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है और थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। नीला वाला थ्रिप्स के लिए लगाते हैं हम और पीला वाला आप वाइट फ्लाई और हरे मच्छर वगैरह माहों के लिए भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपको जैविक नियंत्रण करने होते हैं। जब आप जैविक नियंत्रण करते हैं तो आपकी फसल जो है बहुत ही कम खर्चे पर अच्छी चलती है। ये जो स्टिकी टैप हैं, फेरोमोन ट्रैप हैं, आपको यदि वो नहीं मिल पाते मार्केट पर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो अब तक पहुंचा देते हैं कुरियर के माध्यम से। अभी के समय पर आप देखें 15 फरवरी के बाद ऐसी वैरायटी को लगाएं, थोड़ी सी ठंड वाली वैरायटी को, जैसे कि आप ईस्ट वेस्ट की सायरा को लगा सकते हैं, नोनियो की मारिया को लगा सकते हैं, आप साना को लगा सकते हैं जो कि वीनर कंपनी की आती है। लेकिन इसके बाद जब कि मार्च के महीने जब आप लगाते हैं तो आप वीनर के क्रेस को लगा सकते हैं और जो भी वैरायटी है उन्हें आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी 15 फरवरी से लेकर आपको 28 फरवरी तक ये जो 3-4 वैरायटी हैं जो कि ठंड के लिए थोड़ी सी कैपेबल है, उन्हें आप लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। वैसे बात दोस्तों ये है कि खीरे को कड़वा होने से हम कैसे बचाएं। खीरे को कड़वा होने से हम बचा सकते हैं ऐसे कि आपको सिंचाई रेगुलर करनी है। जब आपकी फसल फ्रूटिंग अवस्था पर हो तो उस समय पर पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। देखिए खीरे पर 70% पानी होता है, बाकी 30% जो है फाइबर होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके खीरे की फसल पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी सिंचाई कम होती है, पानी की कमी पौधे को होती है, तो खीरा आपका कड़वा हो जाता है। ये आप लिख कर रख लें। यदि आप सिंचाई पर्याप्त रखेंगे तो आपकी फसल पर ये खीरे के कड़वा होने की शिकायत नहीं रहती है। दूसरा सवाल ये होता है कि भैया हम स्टेकिंग करें या ना करें। अधिकतर किसान पूछते हैं हमसे कि यार उस समय पर लू चलती है तो आपको स्टेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी। भैया आपको स्टेकिंग करनी है, इससे फल का साइज बढ़िया आता है, स्प्रे करने में मदद होती है, फल की तोड़ाई करने में आपको काफ़ी सहायता होती है, इसलिए स्टेकिंग आपको करना है। रही बात लू की, तो लू के नियंत्रण के लिए आप जो है जैसे कि उत्तर की दिशा पर आप जो है नेट वगैरह लगा दें या फिर मक्के की फसल को लगा देते हैं तो आप देखेंगे वहां से गर्म हवाएं थोड़ी सी रुक जाती हैं। तो इस तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं गर्म हवा को, लेकिन आपको स्टेकिंग आवश्यक रूप से करनी है, इससे काफ़ी आपको फायदे होते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।